बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर लेक्चर नंबर 11। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 10 था, हम लोगों ने उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था जो कि राइट मोड डेरिवेशन और लेफ़्ट मोड डेरिवेशन का था। होपफुल ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और राइट मोड डेरिवेशन मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की थी, जिसमें जो है जिसकी वजह बेसिकली यही थी कि वही प्रोसेस जो आपने लेफ़्ट मोड डेरिवेशन में सीखा था वही प्रोसेस आपने एग्जैक्टली राइट मोड डेरिवेशन में भी अप्लाई करना था। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि लेफ़्ट मोड डेरिवेशन में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस एग्जांपल को देखें तो लेफ़्ट मोड डेरिवेशन हो या राइट मोड डेरिवेशन हो, ये पहले दो स्टेप्स जो हैं ये दोनों के सिमिलर हैं। फ़र्क ये है कि हम लोग लेफ़्ट मोड डेरिवेशन में सबसे पहले ये वाला सिंबल रिप्लेस करते हैं जो कि नॉन टर्मिनल सिंबल होता है, और फिर हम लोग राइट वाला रिप्लेस करते हैं, जबकि राइट मोड डेरिवेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले राइट वाला सिंबल रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और सिमिलरली इसी ऑर्डर में हम लोगों फिर इसका ट्री भी ड्रॉ करते हैं जो कि हम लोगों ने लेफ़्ट मोड डेरिवेशन के लिए ड्रॉ भी किया था। ये उसका ट्री है, और याद रखिएगा ट्री उसी ऑर्डर में अप्लाई होता है जिस ऑर्डर में आपने ये रूल्स लगाए हुए होते हैं। तो ट्री बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ इन रूल्स को फॉलो करें और आप ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, फिर बेशक वो लेफ़्ट मोड डेरिवेशन में हो या राइट मोड डेरिवेशन के अंदर हो। आज का लेक्चर रिलेटिवली सिंपल है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो सिमेंटिक एनालिसिस है। ये कंपाइलर का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपाइलर का, सिमेंटिक एनालिसिस। और अगर आप रिकॉल करें तो जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें लेक्सिकल एनालाइजर हम लोग देख चुके। सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर मैंने आपको डिफरेंट पार्सिंग के मेथड्स बताए थे, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ जो है टॉप डाउन पार्सिंग देखी, और हमने उसके अंदर फर्दर फिर रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का मेथड देखा, और उसमें हमने फिर लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोड डेरिवेशन सीखी। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिमेंटिक एनालाइजर है, और ये आज हम जो है आज के लेक्चर में ही होपफुली इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका कुछ पोर्शन हम लेक्चर नंबर 12 में करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रीफ होगा। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएंगे उसमें हमारे पास इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है, इसका एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत सिंपल है। और देन फाइनली हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन है। कोड जनरेशन हम लोग बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोड जनरेशन बेसिकली वो पार्ट है जहाँ पे कंपाइलर अपने कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, और वो इस स्टेज के ऊपर कम्प्लीटली तो समझना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हम वो प्रोसेस ज़रूर ब्रीफली देखेंगे। कोड ऑप्टिमाइजेशन हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू कोड को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। एक अच्छा कंपाइलर कोड को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। आज जिस चीज़ पे हम लोग गौर कर रहे हैं वो है सिमेंटिक एनालाइजर, और सिमेंटिक एनालाइजर सिमेंटिक एनालिसिस का काम करता है। सो दैट इज़ द मेन पिक्चर कि आपने पहले एक टोकन्स बनाई यूजिंग लेक्सिकल एनालाइजर, और फिर वो टोकन्स हमारे पास सिंटैक्स एनालाइजर के पास गए जहाँ पे उसका ट्री बना। अब वो जाएगा सिमेंटिक एनालाइजर के पास। सबसे पहले तो अच्छा ये बात मैंने आपको बता दी कि पहले हमारे पास कैरेक्टर की स्ट्रीम आती है, और वो मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन के थ्रू और जो है क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है वो डिवाइड होती है। फिर उसके जो है हम लोग ट्री बनाते हैं जो कि पार्सिंग ट्री, आप इस चीज़ को बहुत डिटेल में देख चुके हैं। जो नई चीज़ शायद आपके लिए वो है सिमेंटिक एनालिसिस क्या चीज़ होती है। तो ये हम लोग आज देखेंगे कि सिमेंटिक एनालिसिस क्या चीज़ होती है। याद रखिएगा कि यहाँ पे सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को एक ही पार्ट के तौर पे दिखाया गया, जबकि हम लोग इसको अलग अलग पार्ट के तौर पे देखेंगे। तो आज जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस क्या चीज़ होती है, मैं सबसे पहले आपको इसकी एक एग्जांपल दे दूं ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं इसको कंपाइलर के हवाले से भी इसकी एग्जांपल दे दूंगा। सिमेंटिक एनालिसिस होता है कि आप किसी भी एक दी गई चीज़ को किस तरह परसीव कर रहे हैं। आप सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ येस, इंग्लिश का वर्ड है येस, जिसका मतलब आप उर्दू में हाँ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है येस, अब देखिएगा कि मैं इस येस को डिफरेंट मीनिंग्स में लिखूंगा, और मैं आपको बताऊंगा मैं नहीं, लेकिन सिमेंटिकली आप इसका मतलब समझ जाएंगे। अगर तो यस लिखा हुआ है इस तरह, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि इस यस का क्या मतलब है? डेफिनेटली आपको मुझे बताने में मुश्किल नहीं है कि यस यहाँ पे सवालिया तौर पे पूछा जा रहा है। जैसे कि आप किसी को यस कहते हैं कि अगर आपसे किसी ने आपके पास कोई आया है तो और आप के से कोई वो बात पूछना चाह रहा है तो आप उसको कहते हैं यस, जिससे ये पता चलता है कि आप सवालिया तौर पर जो है उससे ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यह बात आपको पता कैसे चली? बेसिकली इसके थ्रू आपको पता चला, ये जो मैंने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, इसने आपको भी ये बताया कि सिमेंटिकली यस का मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं सिमेंटिकली, और ये बेसिकली इसकी ग्रामर है। देखिए क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है ये ग्रामर में डिफाइन होते हैं। अब देखिएगा मैं इसकी ग्रामर चेंज करूंगा, यस का सिमेंटिकली मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। मैंने यस का अब यहाँ पे मैं मीनिंग चेंज करने लगा हूँ। सपोज करें कि मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह,
तो क्या मुझे बता सकते हैं कि अब यस का क्या मतलब है? अब आप देख रहे हैं कि अब यस को एक्साइटमेंट में कहा जा रहा है, जैसे कि अब यस किसी एक्साइटमेंट की टर्म में आप लोग कहें, तो इसी को सिमेंटिक बोलते हैं या इसको सिमेंटिक्स बोलते हैं। कि अगर आप किसी चीज़ की ग्रामर चेंज करें तो सिर्फ एक ग्रामर है, ह्यूमन के जो डिफरेंट जेस्चर्स होते हैं, आप डिफरेंट जेस्चर्स को या अपनी डिफरेंट जो है लैंग्वेज के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप डिफरेंट मीनिंग्स को कन्वे करते हैं, वो सिमेंटिक्स होती है। और ये सिमेंटिक्स जो है ये बेसिकली आपको किसी भी चीज़ को इंटेलिजेंट वे में हैंडल करना सिखाती है। तो ये सिमेंटिक्स है ह्यूमन की टर्म में। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ सिमेंटिक्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमेंटिक्स क्या होते हैं कि जो डिक्लेरेशंस आप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपके ऊपर डेटा टाइप्स हैं। अगर आपने डेटा टाइप इंटीजर लिया है तो आप उस पर फ्लोट वैल्यू नहीं जो है स्टोर करवा सकते। अगर एक वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर थी तो उसमें वेरिएबल फ्लोट नहीं जो है उस वेरिएबल इंटीजर के अंदर फ्लोट वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि सिमेंटिकली ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जैसे सिमेंटिक्स काम करते हैं हम ह्यूमंस में, प्रोग्रामिंग में भी ये सिमेंटिक्स काम करते हैं। तो सिमेंटिक एनालिसिस या सिमेंटिक एनालाइजर कंपाइलर का वो हिस्सा होता है जो ये मेक श्योर करता है कि डिफरेंट चीज़ें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल की जा रही हैं वो सिमेंटिकली करेक्ट हैं। अब हम आगे जाकर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ब्रीफली बता दूं जैसे कि डाटा टाइप्स हैं, इसी तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट है या फॉर लूप है या वाइल आपके पास जो है वो लूप है। इसी तरह क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं। फंक्शंस के अंदर आप अगर कोई वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल है तो विद इन फंक्शन इस्तेमाल होगा, ग्लोबल वेरिएबल है तो पूरे प्रोग्राम में कहीं इस्तेमाल होगा। लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है या क्लास के अंदर। बेसिकली लोकल या ग्लोबल का कॉन्सेप्ट तो असल में फंक्शन में ही होता है, या वैसे प्रोग्रामिंग में भी हम लोग लेते हैं, लेकिन मैं फंक्शन के हवाले से बात कर लेता हूँ। अगर एक वेरिएबल लोकल है तो वो आउटसाइड द फंक्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि वो ग्लोबल ना हो। तो ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं कंपाइलर को? ये सिमेंटिक एनालाइजर का पार्ट इसको सॉल्व करता है। ठीक है, अब डेटा टाइप्स के बारे में हमें पता है कि अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो वो हमारे पास होल नंबर की तरह के होंगे, जैसे कि 3 है या 3 4 1 है। अगर फ्लोट डेटा टाइप है तो वो डेसिमल के अंदर होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास और टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि बोलियन है। बोलियन डेटा टाइप अगर आपको नहीं पता तो ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अगर एक डेटा टाइप बोलियन है तो उसमें नंबर नहीं डाला जा सकता, उसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही डाटा आ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सिमेंटिक्स हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिमेंटिक्स हैं। और सिमेंटिक एनालाइजर ये मेक श्योर करता है कि आप जो डेटा टाइप्स या कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर, फॉर लूप, वाइल लूप, क्लासेस या फंक्शंस को एक्सेस करने के तरीके, इसी तरह इनहेरिटेंस आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ी है, लेवल ऑफ डिफरेंट इनहेरिटेंसेज होते हैं या पॉलीमॉर्फिज्म होती है, ये सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए सिमेंटिकली। ये बात आगे जाके आपको समझ आएगी। होपफुली आपको डेफिनेशन सिमेंटिक एनालिसिस की समझ आ गई होगी। अब हम आज के लेक्चर में जो मेन चीज़ है वो हमने ये देखनी है कि सिमेंटिक एनालाइजर या सिमेंटिक एनालिसिस की मेन जॉब्स क्या होती हैं। एक कंपाइलर में सिमेंटिक एनालाइजर ने या सिमेंटिक एनालिसिस से हमने चेक क्या करना होता है। सिमेंटिक एनालिसिस में सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाती है वो होती है टाइप चेकिंग। और टाइप चेकिंग आपको वर्ड से क्लियर समझ आ जाना चाहिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप की। इसमें और भी टाइप चेकिंग होती है, वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन मेनली इसमें डेटा टाइप्स होती हैं और टाइप की भी चेकिंग होती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेबल चेकिंग्स हमारे पास होती हैं। लेबल चेकिंग्स बेसिकली ये होती हैं कि आप जिस रेफरेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। इसकी मिसाल मैं बड़ी सिंपल सी दे देता हूँ। आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वो फंक्शन आपने डिक्लेयर ही नहीं कराया, तो आप बताएं जब आपने एक फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं कराया तो आप उसको कॉल कैसे कर सकते हैं? तो ये लेबल चेकिंग है। ठीक है, लेबल मतलब आप लेबल लगाते हैं कि आप किसी एक फंक्शन को सपोज करें कि मैं प्रोग्राम रन करता मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल की, तो फंक्शन जब कॉल होगा तो बाकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी और जहाँ पे वो फंक्शन पड़ा है वहाँ पे प्रोग्राम आपका वापस चला जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब वो लेबल एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, वरना ये कॉलिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा। फ्लो कंट्रोल चेकिंग होती है, जैसे कि ब्रेक कमांड है। ब्रेक कमांड लूप के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, ब्रेक कमांड लूप के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, या इफ एल्सिफ का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि आपने लिखा इफ एल्सिफ, अब ये एल्स पे जाके एंड होना चाहिए। अगर आप एंड में एल्स नहीं लिखेंगे, आप इफ एल्सिफ इफ पे जाके एंड करेंगे तो गलती है, क्योंकि इफ एल्सिफ जिसको हम लोग नेस्टेड जो है स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं वो प्रॉपरली एंड होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल करके ये चीज़ें समझाऊंगा और एम्बिग्यूटी वाला टॉपिक मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो टाइप चेकिंग क्या होती है जी? टाइप चेकिंग बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है जिसमें आपने मेन चीज़ ये चेक करनी होती है कि डाटा टाइप्स जो है वो कंपैटिबल होने चाहिए। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके अलावा लेबल चेकिंग होती है कि जो जिन चीज़ों को आप रेफर कर रहे हैं
वो प्रोग्राम में एग्जिस्ट करने चाहिए। यह ना हो कि आप एक ऐसी चीज़ को कॉल कर रहे हैं जो प्रोग्राम में है ही नहीं। फ्लो कंट्रोल चेक जैसे कि लूप्स वगैरह की चेकिंग है, ठीक है, फॉर लूप है या स्विच स्टेटमेंट आपने C++ में पढ़ी होगी, या वाइल लूप है, या इफ एल्स स्टेटमेंट है, या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है वगैरह वगैरह। और एम्बिग्यूटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। एम्बिग्यूटी असल में ये होती है कि जैसे कि आपके पास डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं वो सही ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं जॉब्स ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस में कि टाइप चेकिंग में क्या क्या कुछ चेक होता है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस कंपाइलर का वो पार्ट होता है जो ये चेक करता है कि कंपाइलर जो है वो सिमेंटिकली काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। उसकी ये मेन 4 जॉब्स होती हैं जो मैंने आपको बताई। सिमेंटिक एनालाइजर सबसे पहले टाइप चेकिंग करता है, लेबल चेकिंग भी करता है, फ्लो कंट्रोल चेक भी करता है और एम्बिग्यूटीज को भी रिमूव करता है। अब हम ये देखेंगे कि टाइप चेकिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिर हम लोग जो है लेबल चेकिंग देखेंगे, फिर फ्लो कंट्रोल देखेंगे और फिर एम्बिग्यूटी देखेंगे। याद रखिएगा कि अगर आप उसको सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे या थ्योरेटिकली देखेंगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। तो मैं इसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लूँगा और मैं आपको एक एक चीज़ की एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा कि उस टाइप ऑफ चेकिंग का या जो वो डिफरेंट चेक्स हमारे पास या जो डिफरेंट जॉब्स हैं सिमेंटिक एनालिसिस की, वो मैं प्रोग्रामिंग के अंदर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा। टाइप चेकिंग में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो हमारे पास होती है असाइनमेंट्स, ठीक है। असाइनमेंट बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आपने अगर एक वेरिएबल को डाटा टाइप इंटीजर असाइन की है तो उसको रिसीव होने वाली वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं जी असाइनमेंट, ठीक है। तो ये पहला चेक मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा ले रहा हूँ। याद रखिएगा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती तो इट्स नॉट एन इशू। सिर्फ आपने क्योंकि आप जो भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट लें वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम होते हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया है एक्स और इस एक्स की डाटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। बस अब आप सिंपल इतना पार्ट देखें। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल एक्स को जब ये प्रोग्राम चलेगा और वेरिएबल एक्स की वैल्यू मांगी जाएगी यूजिंग इनपुट कमांड, जैसे कि C++ में सी इन के थ्रू मांगी जाती है, पाइथन के अंदर इनपुट के थ्रू मांगी जाती है। तो अब जब वेरिएबल एक्स की वैल्यू मांगी जाएगी तो यह बात याद रखना ज़रूरी है कि इसकी जो टाइप है वो इंटीजर होनी चाहिए। मैं वेरिएबल एक्स में फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करा सकता। मैंने प्रोग्राम को रन किया, सपोज करें कि मैं इसमें वैल्यू दे रहा हूँ 3.2। अब ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो जानी चाहिए वो डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, उसकी इंटीजर। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट पिक कर लें कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर, जबकि मैंने क्या दे दिया, फ्लोट। तो जब मैं इसको यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं जो है जब रन करूँगा तो मुझे इस पॉइंट पे वो एरर दे देगा। वो मुझे ये बता रहा है कि आपने जो है इनवैलिड वैल्यू दी है, ठीक है। आपने जो वैल्यू एरर है, मतलब आपने वैल्यू देनी थी इंटीजर, वैल्यू आपने इंटीजर देनी थी, मैंने कौन सी वैल्यू दे दी, मैंने वैल्यू फ्लोट दे दी। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं टाइप चेकिंग। और इसमें किस चीज़ की चेकिंग हो रही है, असाइनमेंट की। असाइनमेंट से क्या मुराद है कि एक्स को जो वैल्यू असाइन की गई है, एक्स को किस टाइप की वैल्यू असाइन की जाएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन की जाएगी। जबकि मैंने कौन सी असाइन कर दी, 3.2। तो मैंने वैल्यू असाइनमेंट ही गलत कर दी। इसकी वजह से अब ये प्रोग्राम को कैसे पता चला, प्रोग्राम या फिर कंपाइलर को, टू बी प्रिसाइज पाइथन के कंपाइलर को कैसे पता चला, उसके सिमेंटिक एनालाइजर ने ये चीज़ डिटेक्ट कर ली कि जी आपने गलत किया। जो वेरिएबल आपने इंटीजर के तौर पे जिसकी वैल्यू लेनी थी उसकी वैल्यू आपने फ्लोट के तौर पे ले ली है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, 2 टाइप के एरर्स होते हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा। एक होता है रन टाइम एरर, एक होता है कंपाइलेशन या कंपाइलेशन टाइम एरर। रन टाइम या कंपाइलेशन टाइम, मैं इन दोनों के बारे में आपको बता दूं। कंपाइलेशन टाइम एरर वो एरर होता है जो कोड को कंपाइल करने के टाइम पे आता है, सपोज करें। और ये नॉर्मली सिंटैक्स एरर होता है। आप सपोज करें कि मैं यहाँ पे कोई जान के कोई सिंटैक्स एरर में डालता हूँ, मैंने ये पैरेंथेसिस रिमूव कर दी। आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि पाइथन में ये एरर कैसे आता है, बस ये सिंटैक्स एरर है। मैंने इस कोड को रन किया तो ये कोड वेरी फर्स्ट प्लेस पे रन ही नहीं हुआ। कौन सा एरर आ गया, सिंटैक्स एरर। ये चीज़ कहलाती है कंपाइलेशन टाइम एरर, के कोड को कंपाइल करने के टाइम पे, मतलब जब कोड में एरर चेक हो रहे थे। आपको पता है कंपाइल और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, कोड में से एरर ढूंढते हैं। तो कोड रन होने से पहले ही उसमें एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर दिया था। तो ये वाला ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दिया था। ये चीज़ कहलाती है कंपाइलेशन टाइम एरर। उसने मुझसे एक्स की वैल्यू नहीं मांगी, उसने मुझसे वाई की वैल्यू नहीं मांगी, उसने पूरे कोड को एक दफ़ा चेक किया और उसने मुझे चेक करके बताया। और कंपाइलर होता भी यही, कंपाइलर होता भी यही है जो पूरे कोड को एक साथ चेक करता है।
और उसने मुझसे ना x की वैल्यू मांगी ना उसने मुझसे y की वैल्यू मांगी, उसने मुझे कहा कि जी आपके कोड में एरर है। ये कहलाता है कंपाइलेशन टाइम एरर, के कोड रन होने से पहले कंपाइल होने के टाइम पे ही उसमें एरर आ जाए, मतलब कोड रन ना हो, कंपाइल होने की स्टेज पे एरर आ जाए। रन तो तब होगा ना जब कंपाइलेशन सक्सेसफुल होगी। अब आप सपोज करें कि कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गई, मतलब कोड के अंदर रन होने के टाइम पे तो एरर बाद में आएगा, कोड के कंपाइल होने के टाइम पे कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन एरर नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें एरर डालता हूं रन टाइम एरर। एक्स को कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए? इंटीजर। मैं जान के यहां देता हूं फ्लोट वैल्यू। तो अब जो एरर आया ये है रन टाइम एरर, कि कोड कंपाइल होने के टाइम पे कोई एरर नहीं था, कोड रन होने के टाइम पे एरर था, क्योंकि एक्स की वैल्यू कौन सी सप्लाई होनी चाहिए थी? इंटीजर। मैंने कौन सी दे दी? फ्लोट। अब मैं इसको ठीक रन करता हूं। सपोज करें मैंने पहली वैल्यू दी 6, तो ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया। मैंने दे दी उसको 4, दोनों की जब चले 2, तो अब कोड के अंदर ना कंपाइलेशन एरर है ना ही रन टाइम एरर है। मैं एक और रन टाइम एरर आपको करके दिखाता हूं। ये बेसिकली डिवीजन का सवाल है। 4 डिवाइडेड बाई 0। अब क्या 4 को 0 पे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो अब कौन सा एरर आएगा? रन टाइम एरर। वो कह रहा है कि जी आप 4 को किस पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? 0 पे। ये आप याद रखिएगा, कंपाइलेशन टाइम एरर और रन टाइम एरर। अच्छा जी, टाइप चेक में असाइनमेंट तो मैंने आपको बता दी कि असाइनमेंट का एरर क्या होता है कि राइट वेरिएबल को राइट डाटा टाइप की वैल्यू असाइन होनी चाहिए, गलत डाटा टाइप की वैल्यू असाइन नहीं होनी चाहिए। अगली चीज आती है ओवरलोडिंग। ये बेसिकली ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों मैं आपको एक ही चीज के अंदर बता दूंगा। उसके बाद फिर ये जो 3 चीजें हैं ये मैं आपको एक साथ बताऊंगा, ठीक है। ओवरलोडिंग ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म से ही आती है, और डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स आप वैसे भी ले चुके होंगे, लेकिन ये डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के हिसाब से। अच्छा, वैसे तो ये पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग वगैरह जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से जो है इसकी एग्जांपल देनी चाहिए, लेकिन मैं ऊप की तरफ यहाँ इस सेंस में नहीं जाऊँगा, क्योंकि क्लासेस और वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस टाइम रिवाइज करना मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दे दी। पॉलीमॉर्फिज्म असल में क्या चीज़ होती है? पॉलीमॉर्फिज्म के सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बता दूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक होती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक होती है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में पॉलीमॉर्फिज्म पहले क्या चीज़ होती है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही चीज की डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि वाटर है, वैसे तो एग्जांपल इसलिए वैलिड नहीं है कि केमिकली वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होगा और आइस फॉर्म में भी होगा, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। मैं केमिस्ट्री के एग्जांपल को यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे कि सिलिकॉन है, अगर आप लोगों को पता हो तो सिलिकॉन सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सिलिकॉन क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? प्रोग्रामिंग में भी पॉलीमॉर्फिज्म यही है कि एक ही चीज की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, जैसे कि एक ही क्लास की डिफरेंट फॉर्म्स या एक ही फंक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स। अब पॉलीमॉर्फिज्म फिर 2 टाइप्स की होगी, या तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होगी या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होगी। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म वो होती है जो कंपाइलेशन टाइम के ऊपर अकर हो, और मैंने आपको बता दें कि कंपाइलेशन टाइम और रन टाइम क्या चीज होती है, आप दोबारा से पीछे जाके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म वो होती है जो रन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देके ये बात क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूं वो है ओवरलोडिंग। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग। आपको यहां से पॉलीमॉर्फिज्म भी समझ आएगी, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी समझ आएगी और ओवरलोडिंग भी समझ आएगी। तो सपोज करें, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि लेट अस सपोज कि मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करा रहा हूं, डिफाइन फंक्शन, और आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि पाइथन में फंक्शन कैसे लिखा जाता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फंक्शन को डिक्लेयर कराया जा सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ लिखा फंक्शन एक्स। याद रखिएगा ये फंक्शन का पैरामीटर होता है, ठीक है। ये पैरामीटर फंक्शन को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा विद एक्स पैरामीटर, ठीक है जी, पैरामीटर। और टू सेव द टाइम मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके दोबारा से यहाँ लिखूंगा, और मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ ए विद ए पैरामीटर, ठीक है जी। मैं कैपिटल ए कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अब यहाँ पे आपको वेरी फर्स्ट प्लेस पे ही प्रॉब्लम नज़र आ जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक ही नाम के 2 फंक्शन डिक्लेयर करा दिए हैं, एक ही नाम के 2 फंक्शन डिक्लेयर करा दिए हैं। ये चीज़ कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक ही फंक्शन है लेकिन 2 दफ़ा डिक्लेयर हुआ है। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, फंक्शन x को चलने के लिए इस फंक्शन को चलने के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो है x, और इस फंक्शन को जो पैरामीटर चाहिए चलने के लिए वो है a। ये इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है।
लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से प्रॉब्लम क्या आ गया कि ये अब ओवरलोडिंग हो गई। ये फंक्शन जो है एफ यू एन फंक्शन जो है ये ओवरलोड हो गया। इस फंक्शन का नाम मैंने रखा हुआ है एफ यू एन, क्योंकि ये एक ही नाम के दो फंक्शन आ गए तो इसमें दो इश्यूज आ गए, एक तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गई और ओवरलोडिंग हो गई। याद रखिएगा कि ओवरलोडिंग हमेशा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में होती है। अब ये स्टैटिक जो है पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि कोड अभी रन नहीं हुआ, कोड अभी रन नहीं हुआ और रन करने से पहले ही उसमें पॉलीमॉर्फिज्म आ गई। आप देखिएगा तो यहाँ मुझे बता रहा है रीडेफिनेशन ऑफ अनयूज्ड एफ यू एन फंक्शन फ्रॉम लाइन 1। वो ये बता रहा है कि आपने इस फंक्शन को 2 दफ़ा रीडिफाइन कर दिया। अब सोचने की बात है कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो कौन से वाला फंक्शन रन होगा। चलें हम करके देख लेते हैं। सपोज करें कि मैंने फंक्शन कॉल किया एक्स वाला, तो देखें उसने मुझे एरर दे दिया कि जो फंक्शन, बल्कि इनफैक्ट मुझे स्मॉल एक्स यूज़ करना चाहिए था। तो जब मैंने इसको जो है रन किया, मैं कॉल कौन सा कर रहा हूँ? मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एफ यू एन एक्स, जबकि फंक्शन कॉल कौन सा होगा? ये वाला। इसका वो यहाँ पे लिखा आ रहा है विद अ पैरामीटर, विद ए पैरामीटर। ठीक है, बेसिकली उसने ये वाला फंक्शन रन कर दिया। ये कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है कि एक ही फंक्शन 2 दफ़ा डिक्लेयर किया गया, बेशक डिफरेंट पैरामीटर के साथ किया गया, लेकिन ये ओवरलोडिंग हो गई है। ठीक है, और ये कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म होगी? स्टैटिक। तो अब ये कंफ्यूजन पैदा हो गई है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और एक अच्छे कंपाइलर को पता होना चाहिए कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पे है, और ये अच्छा कंपाइलर मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपने पॉलीमॉर्फिज्म का प्रॉब्लम आ गया क्योंकि फंक्शन को आपने रीडिफाइन कर दिया। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप एक एग्जांपल को दोबारा सुने ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो पॉलीमॉर्फिज्म 2 किस्म की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म वो होती है जो कंपाइलेशन टाइम पे आ जाए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक ही नाम के 2 फंक्शन 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लिए और उसकी वजह से क्या करोगी, वो फंक्शन क्या हो गया, वो ओवरलोड हो गया। ठीक है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पे आती है और ये असल में डाटा टाइप्स की वजह से आती है। कि सपोज करें ये असल में इसमें एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की देनी चाहिए, कि मैं आपको इसी एग्जांपल प्रैक्टिकली तो नहीं यहाँ पे दे रहा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि सपोज करें कि आपने एक क्लास जो है आपने 2 डिफरेंट क्लासेस डिक्लेयर कराई। ठीक है जी, और दोनों क्लासेस एक ही फंक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं। दोनों क्लासेस, सपोज करें कि ये C1 क्लास है, ये C2 क्लास है, और एक फंक्शन है F। ये फंक्शन इस क्लास में भी इस्तेमाल हो रहा है और ये फंक्शन इस क्लास में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन जब इस क्लास में इस्तेमाल होगा तो इसकी जो डाटा टाइप इस्तेमाल होगी वो इंटीजर होगी, और जब ये वाला फंक्शन इस क्लास में इस्तेमाल होगा तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट। ठीक है, लेकिन ये पता चलेगा हमें रन टाइम के ऊपर। अगर रन टाइम के ऊपर ये वाली क्लास का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, और जब इस क्लास का इस्तेमाल किया जाए तो डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट। ये मैं आपको बहुत जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये कंप्लीटली अभी करेक्ट नहीं है जब तक कि हम पूरी क्लास बना के और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डाल के इसको हम लोग समझेंगे नहीं। लेकिन आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप्स इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये बात अब हमें रन टाइम के ऊपर ही पता चलेगी कि हमने आया डाटा टाइप ठीक दी थी या नहीं दी थी, जो बाद में आपको असाइनमेंट वाली बात में बता के भी आया था ऊपर। यहाँ पे मैंने ये बात आपको क्लियर करने की कोशिश की थी इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी पास बात खत्म होती है पॉलीमॉर्फिज्म की। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है डू टास्क, ये फंक्शन 2 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन एक दफ़ा विदाउट पैरामीटर आ रहा है, एक दफ़ा विद पैरामीटर आ रहा है। इसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि भाई ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा या ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ये अब ओवरलोडिंग है। ठीक है जी, और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल मैंने आपको इनवर्स दे दी, मैंने प्रैक्टिकली नहीं दी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो शायद स्लाइड्स में मैंने यहाँ भी मेंशन की हुई, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है जो यहाँ पे मैं बता रहा था, वो है हमारे पास लेबल चेकिंग। लेबल चेकिंग क्या चीज़ होती है कि प्रोग्राम के अंदर जिस लेबल को या जिस चीज़ को आप कॉल करें वो एग्जिस्ट करे। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एक्स, वैसे तो ये फंक्शन के लिए वैलिड है लेकिन मैं आपको वैसे भी दे देता हूँ। तो सपोज कर मैंने इसको रन किया, मुझे यहाँ से एक दफ़ा मेमोरी को जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एक्स, तो उसने लिखा नेम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, वैसे तो ये नेम एरर है। चलें सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन है, मैं उस फंक्शन को तो सपोज करें मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइंड फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ये एक फंक्शन का नाम है, और जब ये फंक्शन रन होगा तो प्रिंट भी पाकिस्तान होगा। ठीक है जी, ये फंक्शन है। अच्छा, अब मुझे आपको एक बात शायद पहले भी पता हो कि फंक्शन को डिक्लेयर कराने से पहले उसको कॉल नहीं किया जा सकता। सपोज करें कि मैं फंक्शन पाकिस्तान को यहाँ कॉल कर रहा हूँ, ये पाइथन में कॉल करने का तरीका होता है पाकिस्तान। प्रॉब्लम ये है कि ये फंक्शन डिफाइन बाद में हो रहा है और कॉल पहले हो रहा है, आप ये नहीं कर सकते। मैंने इसको रन किया तो उसने लिखा नेम पाकिस्तान इज नॉट डिफाइंड, हालांकि मैंने पाकिस्तान को डिफाइन किया है।
और जहाँ पे वो मुझे एरर भी दे रहा है। उसकी रीज़न ये है कि फंक्शन डिफाइन करने से पहले कॉल नहीं हो सकता। ये प्रोग्राम को कैसे पता चल गया? यूजिंग लेबल चेकिंग उसको पता चला कि सिमेंटिकली यहाँ पे गलती की जा रही है, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले ही कॉल किया जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा और फिर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। अब दैट इज राइट। अब पहले फंक्शन डिफाइन होगा, फिर उसके बाद जो है वो फंक्शन क्या होगा? आई एम सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक थी। फिर फंक्शन, अगर स्पेलिंग मिस्टेक ना भी होती तब भी ये नहीं होना था। मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ कि लेट अस सपोज कि मैं पाकिस्तान को डिफाइन बाद में कर रहा हूँ और कॉल पहले कर रहा हूँ, मैंने इसको रन किया तो एरर आ गया। फाइन, अब मैं इसको जो है पहले डिफाइन करता हूँ और फिर कॉल करता हूँ। अब ये सिमेंटिकली करेक्ट है कि फंक्शन पहले डिफाइन हो रहा है और फिर कॉल हो रहा है। अब मेरे पास क्या प्रिंट हो गया? आप देख रहे हैं यहाँ पाकिस्तान प्रिंट हो गया, क्योंकि सिमेंटिकली ये करेक्ट है कि पहले फंक्शन डिफाइन हो और फिर फंक्शन कॉल हो। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं लेबल चेकिंग, और फंक्शंस के अलावा क्लासेस के अंदर भी यही होता है। तो मैं आपको एक दफ़ा रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताई टाइप ऑफ चेकिंग, जिसमें मेरे पास थी टाइप चेकिंग, जो कि जॉब द सिमेंटिक एनालिसिस थी। सिमेंटिक एनालिसिस की पहली जॉब थी टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग में मैंने आपको बताया कि हमारे पास असाइनमेंट की चेकिंग थी, और उसके अलावा हमारे पास क्या थी? ओवरलोडिंग थी, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप थी। ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है। और असाइनमेंट चेकिंग के अंदर हम लोग डाटा टाइप को चेक करते हैं कि डाटा टाइप ठीक है या नहीं है, या जो डाटा टाइप है वो वेरिएबल को ठीक तरीके से असाइन हुई है या नहीं हुई। लेबल चेकिंग क्या होती है कि जिस चीज़ को आप कॉल कर रहे हैं, जैसे किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो डिफाइन भी किया गया या नहीं किया गया, या कोई क्लास है वो प्राइवेट है या पब्लिक है। ये भी एक इसकी अच्छी एग्जांपल है। प्राइवेट कॉल है तो वो मेन फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकती, या आपने C++ में पढ़ा होगा। ठीक है। फ्लो कंट्रोल चेकिंग क्या चीज़ होती है? फ्लो कंट्रोल चेकिंग होती है जैसे कि आपके पास डिफरेंट कंट्रोल के फ्लो होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह में, या फॉर लूप में, या वाइल लूप में। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज करें कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया एक फॉर लूप। पाइथन में फॉर लूप इस तरीके से इस्तेमाल होता है। आपको फॉर लूप को समझने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप को लें। ये फॉर लूप पाइथन में इस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। सपोज करें कि मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया, और मैं यहाँ पे फॉर लूप, जब ये फॉर लूप चलेगा तो यहाँ पे पाकिस्तान कितने टाइम्स प्रिंट होगा? पाकिस्तान यहाँ पे 10 टाइम्स प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। पहले मैं आपको फॉर लूप चला के दिखा देता हूँ। जब मैंने इस लूप को चलाया तो आप देख रहे हैं कि 10 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट हो गया। आपको आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे इसकी नंबरिंग भी चला देता हूँ, तो देख रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक 10 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रेक कमांड का। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ब्रेक कमांड का इस्तेमाल हमेशा फॉर लूप के अंदर होता है, जबकि मैंने ब्रेक कमांड को इस्तेमाल किया है फॉर लूप से बाहर। ब्रेक कमांड को यहाँ लिखना चाहिए था, जबकि मैंने इसको कहाँ लिख दिया? फॉर लूप से बाहर। ये फ्लो कंट्रोल का प्रॉब्लम है। मैंने जब इसको रन किया तो वो मुझे बताएगा भी सही कि ब्रेक जो है वो लूप से बाहर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि गलत है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल चेक, कि जो कंट्रोल का फ्लो है वो सिमेंटिकली ठीक है या नहीं है। क्योंकि ब्रेक बाहर नहीं इस्तेमाल हो सकता, मुझे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए था? लूप के अंदर। अब मैं इसको लूप के अंदर लेके आ रहा हूँ। अब ये ब्रेक कमांड का इस्तेमाल हो सकता है। आप देख रहे हैं ब्रेक कमांड का फायदा ये होता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान एक दफ़ा प्रिंट हुआ है और उसके बाद लूप ब्रेक हो गया, वो लूप से बाहर आ गया। सपोज करें मैंने लूप से बाहर लिख दिया प्रिंट आउटसाइड लूप। ठीक है, तो जब मैंने इसको रन किया तो उसने पाकिस्तान को 10 टाइम्स प्रिंट करने के बजाय एक दफ़ा प्रिंट किया। एक दफ़ा प्रिंट करने के बाद लूप ब्रेक हो गया और वह लूप से बाहर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा लूप से बाहर तो फिर ये ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रेक का इस्तेमाल लूप से बाहर हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसको रन करूंगा तो एरर आ जाएगा। ये फ्लो कंट्रोल चेकिंग होती है। इसी तरह इफ एल्स स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल आप लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 3। इफ x इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल प्रिंट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ। ये एल्स इफ पाइथन में, C++ में तो एल्स इफ ऐसे लिखा जाता होगा, पाइथन में एल्स इफ ऐसे लिखा जाता है। एल्स इफ x इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जांपल प्रिंट एंड। ठीक है जी, तो अब इसको एल्स के ऊपर आके एंड होना चाहिए। इफ एल्स इफ एल्स के ऊपर एंड होना चाहिए। ठीक है जी, एंड दैट्स ये फ्लो कंट्रोल चेकिंग होती है।
याद रखिएगा कि आपने परेशान नहीं होना, मैं कोई आपको एग्जाम के अंदर कोई जो है प्रोग्राम नहीं दूंगा पाइथन के, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ डोंट वरी कि कहीं प्रोग्रामिंग के सवाल आपको पाइथन के कोई प्रोग्राम्स आपको पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन आपको इसका मकसद पता होना चाहिए। लास्ट में चीज़ रह जाती है रिमूविंग एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी रिमूविंग बड़ी आसान सी चीज़ है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या मुझे बता सकते हैं कि पहले 2 + 3 होगा या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा? तो एक रूल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोध मैथ्स रूल। आप में से बहुत लोगों ने इसको लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा। बोध मैथ्स रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास डिवीजन होती है, वैसे तो ब्रैकेट्स हैं, फिर ऑर्डर है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन होनी चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब 6, और फिर वो 2 में ऐड होगा, मतलब जवाब इसका 8 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको 8 नजर आ रहा है। 3 + 2 5, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 इसका जवाब नहीं हो सकता। ये चीज़ खिलाती है रिमूविंग एम्बिग्यूटी, और ये भी सिमेंटिक एनालाइजर का काम होता है कि अब उसको चेक करें। बाकी इनफैक्ट मैं इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म कर लेता हूँ। बाकी 2 टाइप के सिमेंटिक्स चेक होते हैं, एक स्टैटिक सिमेंटिक चेकिंग होती है, एक डायनेमिक सिमेंटिक चेकिंग होती है। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। जो सिमेंटिक्स चेक होंगे कंपाइलेशन टाइम पे वो होंगे स्टैटिक, और वो सिमेंटिक्स जो रन टाइम पे चेक होंगे वो होंगे हमारे पास डायनेमिक सिमेंटिक्स। एंड दैट्स इट। मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐसे सिमेंटिक्स जो चेक हों कंपाइलेशन टाइम पे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कंपाइल टाइम पे जो चेक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सिमेंटिक्स, और वो सिमेंटिक्स जो रन टाइम पे चेक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक सिमेंटिक्स, जैसे कि मैंने आपको करके भी दिखाया था। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर जो सिमेंटिक एनालाइजर चेक करता है, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें टाइप मिसमैच है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, रिजर्व्ड आइडेंटिफायर मिसयूज है, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है, और एक्सेसिंग आउट ऑफ स्कोप है। वैसे तो ये चीज़ें हम लोग आज पढ़ चुके हैं इसी इन एग्जांपल्स के थ्रू, लेकिन जो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे दोबारा से इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी, और इस लेक्चर के हवाले से ये बात ज़रा लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिमेंटिक एनालिसिस पढ़ा। ये कंपाइलर का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब कंपाइलर में सारे प्रोसेस हो जाते हैं, टोकन्स बन जाते हैं, ट्री बन जाता है, फिर हमने ये चेक करना होता है कि डाटा टाइप्स ठीक है या नहीं है, जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये सारी चीज़ें सिमेंटिकली चेक होती हैं। जिस कंपाइलर का सिमेंटिक एनालिसिस जितना ज़्यादा अच्छा होगा, कोड सिमेंटिकली उतना ज़्यादा अच्छा चलेगा। वैसे तो हर कंपाइलर का सिमेंटिक एनालाइजर अच्छा ही होता है। ठीक है जी, डेफिनेटली अगर किसी कंपाइलर का सिमेंटिक एनालाइजर ही ठीक काम नहीं कर रहा तो फिर वो किस तरह चेक करेगा कि डाटा टाइप्स और ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 11। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 12 इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ।